हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके थे, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो हमारी है ये 5th नंबर की वीडियोस होने वाली है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन हर वीडियो में, जैसे पहली वीडियो में हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, दूसरी वीडियो में हम लोगों ने हार्मोन्स पढ़े थे, तीसरी वीडियो में जो है हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, फिर एक वीडियो में हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भी मेनली हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और हम मेनली पढ़ेंगे कि एलएच और एफएसएच कैसे काम करते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर मैं शुरू करूं सर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन की, तो लास्ट में मैं बता चुका था कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं सर। एक होता है सर एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में भी सर मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से सर? तो एक था सर पार्स डिस्टालिस, एक था सर पार्स इंटरमीडिएट, और एक था सर पार्स ट्यूबरालिस। जैसे ये हो गया हमारे सर पार्स ट्यूबरालिस, ये वाला हो गया सर पार्स इंटरमीडिएट, और ये हो गया पार्स डिस्टालिस। क्या क्या है सर? देखो, ये हो गया सर, ये हो गया सर पार्स डिस्टालिस, ये हो गया सर पार्स इंटरमीडिएट, और ये हो गया सर पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस। तो ये कुछ हमने पार्ट पढ़े थे। फिर हमने देखा था सर यहां से कोई हार्मोन नहीं निकलता है। पार्स इंटरमीडिएट से एक हार्मोन निकलता है सर एमएसएच। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? एमएसएच। फिर सर हमने देखा था पार्स डिस्टालिस से सर मेनली 6 हार्मोन निकल रहे थे। कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे बेटा? तो देखो सर, पहला था सर जीएच ग्रोथ हार्मोन, दूसरा था सर प्रोलैक्टिन, तीसरा था सर टीएसएच, चौथा था सर एसीटीएच, पांचवा था सर एफएसएच, और छठा था सर एलएच। फिर हम लोगों ने देखा था सर कि जो पार्स डिस्टालिस है उसमें अलग अलग टाइप्स की सेल पाई गई थी। एक ग्रुप जो था सर सेल का वो था सर क्रोमोफिलिक, और एक ग्रुप था सर जो वो था क्रोमोफोबिक। फिर हमने क्रोमोफिलिक में भी देखा था कि कुछ सेल तो सर एसिडोफिलिक थे, कुछ सेल सर बेसोफिलिक थे। कौन सी? तो सर जो एसिडोफिलिक सेल थी वो मेनली 2 हार्मोन बना रही थी कि सर एसिडोफिलिक सेल सर ये ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन बना रही थी। आगे बात समझ में बेटा। और सर जो बेसोफिलिक थी, बेसोफिलिक सेल सर वो बाकी के 4 हार्मोन बना रही थी। आगे बात समझ में। आज हम 1 बाय 1 एक एक हार्मोन को पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर टीएसएच हार्मोन पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड के साथ, किसके बेटा? थायराइड के साथ मैं इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। एसीटीएच में एड्रीनल ग्लैंड के साथ पढ़ाऊंगा, कि अभी हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सारी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड के साथ मैं एसीटीएच का एक्सेस आपको बता दूंगा। एफएसएच और एलएच हालांकि मैं मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ पूरा पढ़ाऊंगा ही सही, पर यहाँ पर उसका सुपरफिशियल कुछ थोड़ा आइडिया तो मैं आपको दे ही दूंगा। फिर हमने देखा था सर कि जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पर 2 हार्मोन स्टोर होते हैं। कि सर वो दोनों हार्मोन बंद तो हाइपोथैलेमस में रहे थे, पर जो स्टोर हो रहे थे वो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहे थे। कौन कौन से थे सर? तो वो दोनों थे सर एडीएच और थे सर ऑक्सीटोसिन। तो बेटा देखो, आज के इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा बेटा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन के ऊपर। तो अभी हम जो है ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। आ गई बात समझ बेटा? तो चलो शुरू करते हैं सर। तो पहली बात आती है बेटा कि सर ग्रोथ हार्मोन क्या है बेटा? GH
व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन? तो बेटा ये वो हार्मोन है जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारी बॉडी ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल रहता है। कि सर ये जो है हमारी हाइट बचपन से लेके हमारी हाइट, हमारी मसल्स की ग्रोथ, हमारी बोन की ग्रोथ, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने में सर मेनली कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं कहूंगा सर वो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सर इसका दूसरा नाम क्या है? तो बेटा इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन। क्या नाम है बेटा? सोमेटोट्रोपिन। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका था कि सर अलग अलग हार्मोन अलग अलग सेल से निकल रहे थे। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है सर। सर ये हार्मोन जो है हमारा कैसे काम करेगा, इसका एक्शंस कैसा होगा? तो बेटा इसके एक्शंस को समझने के लिए तुमको मेनली 3 चीजें समझना पड़ेगी। एक मैं बताऊंगा तुमको ग्लूकोज का कंजप्शन, ग्लूकोज का कन्वर्ट, ग्लूकोज कब कहाँ कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये देखना पड़ेगा। एक हमको देखना पड़ेगा फैट का बनना, फैट का डिपोजिशन कैसे होगा, और एक हमको देखना पड़ेगा प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या देखना पड़ेगा बेटा? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो पहले अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो तुम देखो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो पहली रिएक्शन होती है बेटा पहली रिएक्शन हो जाती है बेटा हमारी ग्लूकोजेनेसिस, ये मैं बोलूं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। तो बेटा मैं अगर पहली वीडियो के तो बेटा अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो होती है बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होती है बेटा? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब होता है बेटा, देखो ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मतलब हो गया बेटा फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन का मतलब क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन। मतलब सर कि इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोजन का निर्माण होगा, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। कैसे? तो बेटा जब हम खाना खाया और हम लोगों ने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिया या एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में मिला है तो हमारा लीवर जितना ग्लूकोज यूज होना है उतना तो यूज कर लेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। काय में कन्वर्ट कर देता है बेटा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और इस ग्लाइकोजन को अपने पास स्टोर करके रखता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। कि मान लो आपने खाना खाया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, लीवर ने उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख लिया। जब आपको भूख लग रही है और आपको ग्लूकोज की जरूरत है, जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो ये ग्लाइकोजन अगेन वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कर लेगी। तो एक प्रोसेस है सर, क्या प्रोसेस सर? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलो बेटा? ग्लाइकोजेनेसिस। कि सर वो प्रोसेस जिसमें सर ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। आगे बात समझ में? कोई पूछे सर कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, तो आपके ना कि ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। आगे बात समझ में? यहां तक एक नेक्स्ट जो रिएक्शन है सर हमारी वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो सर मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि जो ग्लूकोज को हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर लिया था ग्लाइकोजन में, और अब मेरी बॉडी को सर ग्लूकोज की जरूरत है, मेरी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है और मैं चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन मेरे पास स्टोर करके रखा था लीवर ने उसको वापस काय में कन्वर्ट करूं सर? ग्लूकोज में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सर? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। आगे बात समझ में यहां तक?
ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करूं बेटा मैं थर्ड रिएक्शंस की। किसकी बात करूं बेटा मैं? थर्ड रिएक्शंस की। तो थर्ड रिएक्शन है सर हमारे पास ग्लाइको नियोजेनेसिस। क्या बोलूंगा बेटा मैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सर ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस को थोड़ा समझने के लिए हम समझते हैं कि बेटा एक पर्सन है जो स्टारवेशन में चल रहा है कि सर उसको बहुत तेज भूख लग रही है और उसकी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है। फिर क्या किया सर कि बॉडी ने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज में और उसका जो है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर लिया, पर पर्सन को अभी भी ग्लूकोज उसने एक्स्ट्रा बाहर से लिया नहीं, मतलब उसने खाना नहीं खाया। फिर बॉडी क्या करेगी कि ग्लूकोज की पूर्ति करने के लिए वो फैट को ब्रेक डाउन करेगी और उससे जो है क्या करेगी सर, वो ग्लूकोज बनाएगी, मतलब वो लाइपोलाइसिस करेगी। लाइपोलाइसिस क्या होता है सर? तो फैट ब्रेक डाउन होगा। किसका ब्रेक डाउन होगा सर? फैट का। आ गई बात समझ में? फिर क्या करेगी सर? अब अगर हमारी बॉडी से फैट भी खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया बेटा? फैट भी खत्म हो गया। अब हमारी बॉडी में ओनली क्या बचा है बेटा? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस बचे हैं कि जितने कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस थे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ने उनसे ग्लूकोज बनाया। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से कोई ग्लूकोज नहीं लिया था। एक पर्सन जो बाहर से सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज नहीं ले रहा है, उसकी बॉडी क्या करेगी सर? जितने कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस उसकी बॉडी में है उनसे वो एनर्जी बना लेगी। और जब उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैट ये नहीं होंगे तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या बनाएगी सर? ग्लूकोज बनाएगी। और ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्यों चाहिए सर? तो ग्लूकोज से ही तो हम एटीपी बनाते हैं, और जब हमारी बॉडी में एटीपी बनेगी तभी तो हमारी बॉडी वर्क करेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सर मैं अगर कहूं कि सर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, कि सर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। अब जैसे कौन कौन से सर? तो आप देखो, जैसे कि मैं बोलूं लैक्टेट, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को मैं कह सकता हूं सर प्रोटीन, कि सर अगर हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लिसरॉल, लैक्टेट, अगर इनसे सर हम बना रहे हैं क्या? ग्लूकोज, तो इस प्रोसेस को सर हमने क्या नाम दिया? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब कुछ नया फॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ नया बना रहे हैं। तो इन तीन रिएक्शंस को आपको बड़ा याद रखना है। कहीं पर एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो आपको कहना है सर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आगे बात समझ में आता? एक दो रिएक्शंस और पढ़ने को मिलती है बेटा, एक कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम कि सर अगर पूछे कि फैट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कि फैट का बनना क्या कहलाता है, देखो कैसे होता है ये। आपने एक्स्ट्रा खाना खाया, जब आपने एक्स्ट्रा खाना खाया उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी को मिला, तो बॉडी क्या करेगी? जितना ग्लूकोज उसको यूज करना है उतना करेगी, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर कर लिया। लेकिन आपने अगले दिन भी एक्स्ट्रा खाया, आप एक्स्ट्रा खाते जा रहे हो, और क्या हो रहा है सर? एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब क्या हुआ? बॉडी के पास जो पुराना ग्लाइकोजन स्टोर था वो बहुत ज्यादा था, तो बॉडी ने क्या किया? पुराने ग्लाइकोजन को अब काय में कन्वर्ट कर दिया सर? फैट में। काय में कन्वर्ट कर दिया सर? पेट में। और जब सर पुराना ग्लाइकोजन पेट में कन्वर्ट हो गया, इस पेट को हम डिपॉजिट कर देंगे सर एडिपोज टिश्यू के अंदर। किसके अंदर बेटा? एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो बेटा क्या किया हम लोगों ने कि सर एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को जब हमने फैट में कन्वर्ट किया, और उस फैट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हमने बोला सर लाइपोजेनेसिस।
लिपिड का फॉर्मेशन किया, फैट का फॉर्मेशन किया, तो फैट का बनना क्या कहलाता है बेटा? लाइपोजेनेसिस। ये बात ध्यान रखना है आपको। कोई पूछे कि फैट का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, तो ब्रेकडाउन कहलाता है बेटा लाइपोलाइसिस। दो वर्ड आपको बड़ा ध्यान रखना है। अगर किसी वर्ड के पीछे जेनेसिस वर्ड लग जाए, मतलब बात हो रही है फॉर्मेशन की, और किसी वर्ड के पीछे लाइसिस वर्ड लग जाए, मतलब हमको समझना चाहिए बात हो रही है ब्रेकडाउन की। सेम कि लाइपोलाइसिस मतलब सर ब्रेकडाउन हो रहा है। सेम अगर बोलूं लाइपोजेनेसिस मतलब फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे बात समझ में? वही बात यहां हो रही है सर। क्या सर? ग्लूकोजेनोलाइसिस कि सर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है काहे में सर? ग्लूकोज में। सेम अगर बात करूं बेटा मैं, सेम बात करूं बेटा मैं किसकी? ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। सर जेनेसिस वर्ड लगा है मतलब सर फॉर्मेशन हो रहा है किसका? ग्लाइकोजन का। किसका हो रहा है बेटा? ग्लाइकोजन का। तो आपको समझना चाहिए अगर बात जेनेसिस वर्ड की हो रही है मतलब हम फॉर्मेशन करेंगे किसी चीज का। जब वर्ड के पीछे लाइसिस लगा है मतलब क्या सर? हम ब्रेक डाउन करेंगे किसी वर्ड का या किसी चीज का। आगे बात समझ में? ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? मतलब सर आपने हमें 3 चीजें समझाइए। पहली चीज होती है बेटा हमारे लिए क्या होती है? ग्लाइकोजेनेसिस एक वर्ड, दूसरी हो जाती है बेटा ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और एक वर्ड हो जाता है बेटा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस सर इसमें तो सर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था सर ग्लाइकोजन में, इसमें सर ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज में, और सर इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से आप क्या बना रहे थे सर? ग्लूकोज। आ गई बात समझ में? तो 3 चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर कोई पूछे पेट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है तो आप क्या कहोगे सर? लाइपोजेनेसिस। कोई पूछे कि फैट का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है तो आप कहोगे सर लाइपोलाइसिस। एक बात आती है सर कि जब हमने ग्लाइकोजन से फैट बनाया, इस फैट को हम बॉडी के एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे सर हम डिपोजिशन। क्या बोलेंगे सर? डिपोजिशन। कोई पूछे डिपोजिशन क्या है तो आप कहना सर फैट का एडिपोज टिश्यू में जमा होना क्या कहलाता है सर? डिपोजिशन। और वही बात की जरूरत पड़ने पे उस एडिपोज टिश्यू पे जो जमा किया फैट उसको निकालना कहलाता है मोबिलाइजेशन। ये वर्ड्स याद रखना क्योंकि जब मैं ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट दिखाऊंगा तब इन सारे वर्ड्स का यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं ये सारे वर्ड्स यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर हुआ बच्चा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आगे बढ़ू बेटा तो आते हैं 2 वर्ड। एक वर्ड आता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या आता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। एक आता है बेटा ट्रांसलेशन। ये 2 वर्ड आते हैं बेटा। तो ये 2 वर्ड रिलेटेड है प्रोटीन फॉर्मेशन से। किससे रिलेटेड है बेटा? प्रोटीन के फॉर्मेशन से। सर कैसे प्रोटीन के फॉर्मेशन से ये रिलेटेड है? तो इस बात को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है सर एमिनो एसिड से। किससे बनता है बेटा? अमीनो एसिड। मतलब सर मैं कल की वीडियो में बता चुका था कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ के क्या बनाते सर? प्रोटीन की चेन। फिर दूसरी बात सर प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होता है? तो आप कहना सर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनाते हैं सर राइबोसोम्स। कौन बनाते हैं सर प्रोटीन? राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन को। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो सर अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम करते हैं मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाना राइबोसोम को आता है, तो बेटा राइबोसोम से प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन किस तरह का प्रोटीन बनाना है ये कमांड उनको हमारी बॉडी का डीएनए देता है। कौन देता है बेटा? डीएनए। कि किस तरह का प्रोटीन तुमको बनाना है। जैसे बेटा अगर आपने पढ़ा होगा ये है एक सेल, और इस सेल के अंदर होता है बेटा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। ये डीएनए डिसाइड करेगा किस तरह का प्रोटीन बनेगा। आगे बात समझ में? लेकिन बेटा ये डीएनए एक
लार्ज मॉलिक्यूल है और ये डीएनए इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता है। क्या बेटा कि सर जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन रखता है, वो कोड रखता है प्रोटीन सिंथेसिस के। अगर वो कोड किसी तरह से राइबोसोम को दे दिया जाए तो राइबोसोम जैसा डीएनए चाहता है वैसा प्रोटीन बना देगा। अब डीएनए ऑर्डर दे रहा है राइबोसोम को कि तुमको प्रोटीन बनाना है, तो या तो डीएनए राइबोसोम के पास जाए या राइबोसोम डीएनए के पास आए, लेकिन ये दोनों ऐसा कर नहीं सकते। ना राइबोसोम डीएनए के पास आएगा ना डीएनए राइबोसोम के पास जाएगा। तो राइबोसोम क्या डीएनए क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन आरएनए के थ्रू राइबोसोम को देता है। डीएनए राइबोसोम को एक इंफॉर्मेशन पास करेगा किसकी मदद से बेटा, आरएनए की मदद से। तुमने दो चीज पढ़ी है, एक पढ़ा है सर तुमने डीएनए, एक पढ़ा है बेटा तुमने आरएनए। आरएनए तीन टाइप के होते हैं बेटा, एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है बेटा, तुमने आरएनए पढ़ा है तीन टाइप के सर, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। क्लियर है बेटा। अब देखो क्या होता है बेटा, आरएनए स्मॉल होते हैं, इतने इतने छोटे होते हैं बेटा कि इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जा सकते हैं। इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जा सकते हैं सर, बाहर जा सकते हैं। और बाहर सर राइबोसोम्स मौजूद हैं। बाहर क्या मौजूद है बेटा, राइबोसोम्स। अब अगर बात करूं मैं राइबोसोम की, तो देखो राइबोसोम के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अभी मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, ये डीएनए एमआरएनए के अंदर, किसके अंदर बेटा, एमआरएनए के अंदर डीएनए एक कोड डालेगा। एक क्या डालेगा बेटा, कोड। कि डीएनए ने एमआरएनए के अंदर एक कोड को क्या कर दिया बेटा, डाल दिया। अब ये एमआरएनए इस कोड को लेके कहां जाएगा बेटा, राइबोसोम के पास। किसके पास जाएगा बेटा, राइबोसोम के पास। लेकिन ये राइबोसोम इस कोड को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये कोड किसी और भाषा में लिखा है, और वो जो भाषा लिखी है वो एमआरएनए भी नहीं जानता है। मतलब एमआरएनए मैसेज तो लेके जाएगा, एमआरएनए का मतलब क्या है बेटा, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या है, ट्रांसलेटर आरएनए, ट्रांसलेट करने वाला आरएनए है ये। तो ये एमआरएनए जाएगा मैसेज लेके, कोड लेके किसके पास, राइबोसोम के पास। लेकिन उस कोड को ना तो राइबोसोम अभी समझ सकता है ना एमआरएनए समझ सकता है। तो इस राइबोसोम के पास आके इस ये टीआरएनए, कौन बेटा, टीआरएनए इस कोड को डीकोड करेगा। इस कोड को क्या करेगा बेटा, डीकोड करेगा। और तब जाके राइबोसोम को समझ में आ जाएगा कि आरएनए किस तरह का प्रोटीन चाहता है। क्या समझेगा वो, कि आरएनए किस तरह का प्रोटीन चाहता है। एक बार फिर से समझते हैं कि देखो बेटा, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के कोड रखता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाना जानता है। क्या होगा कि डीएनए अपना एक कोड एमआरएनए के अंदर कॉपी कर देगा, और जो डीएनए एक कोड एमआरएनए के अंदर कॉपी कर रहा था, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलूंगा बेटा मैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर सर जब ये एमआरएनए राइबोसोम के पास गया, तो इस एमआरएनए से कोड को डीकोड कौन करेगा सर, टीआरएनए। और जो टीआरएनए इस कोड को डीकोड कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी सर, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो एक बात समझना, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, ये दोनों वर्ड तुमको समझ में आना चाहिए कि सर एमआरएनए के अंदर कोड को डीकोड करके राइबोसोम को समझाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, टीआरएनए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जब डीएनए
एमआरएनए के अंदर कोड को कॉपी कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सर हम ट्रांसक्रिप्शन। आ गई बात समझ में आता है? तो बेटा अब आप ध्यान से देखो कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो क्या एक्शन शो करेगा। क्या देखना है हमको कि सर हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या एक्शन शो करेगा। तो आप देखो कि सर ग्रोथ हार्मोन के बारे में अब मैं लिखना शुरू करूं। ग्रोथ हार्मोन is responsible for growth hormone is responsible for normal growth of body, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। अब देखो बेटा मैं एक्शन, क्या देखो बेटा मैं एक्शन कि सर क्या एक्शन ये शो करेगा। अगर बात करूं बेटा मैं इसका एक्शन मेटाबॉलिज्म के ऊपर कि सर ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो सर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, ग्रोथ हार्मोन GH increase protein synthesis, growth hormone increase protein synthesis by increasing transcription and translation। कि सर ग्रोथ हार्मोन डीएनए के पास जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ाएगा, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। और ये बात अच्छे जानते हो कि प्रोटीन क्या है सर, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमको मेनली क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात करूं बेटा क्या कि एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करूं बेटा तो आप देखो कि इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ब्लड glucose level by increasing glycogenolysis, कि सर हम ग्लाइकोजन को काई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में, और इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल, ताकि बॉडी एक्टिवली वर्क करे, एनर्जी का कंजप्शन कम हो, एनर्जी ज़्यादा बने, और ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में वो हेल्पफुल होने वाली है। आ गई बात समझ में? अब समझते हैं हम मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो मैं कह दूं सर कि सर GH ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, कि सर मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। आ गई बात समझ में यहाँ तक? कि सर मोबिलाइजेशन और डिपोजिशन दो वर्ड मैंने पहले ही समझाए थे कि अगर सर फैट बनाया हमने, उस फैट को एडिपोज टिश्यू में जमा कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। और जरूरत पड़ने पे उस फैट को एडिपोज टिश्यू से अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम क्या? मोबिलाइजेशन। तो अब यहाँ क्या कर रहा है सर कि ग्रोथ हार्मोन एडिपोज टिश्यू से फैट को निकाल के लाएगा और उससे ग्लूकोज बना के ब्लड में डालेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और बॉडी एक्टिवली वर्क करेगी
और उसकी ग्रोथ में हेल्प होगी। आ गई बात समझ में बेटा। वहीं बात करूं कि सर बोन ग्रोथ में भी क्या कौन हेल्प करता है सर, हमारा प्रोटीन, सॉरी हमारा ग्रोथ हार्मोन। अब अगर बात करूं बेटा मैं अप्लाइड पोर्शन की, किसकी बात करूं बेटा मैं, अप्लाइड पोर्शन की, तो कुछ चीजें हमको समझना होगी। कुछ चीजें जैसे सर कि आप देखो क्या होता है बेटा, अगर किसी पर्सन में, किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकले तो क्या इफेक्ट आएंगे। किसी बड़े बुजुर्ग में या मैं बोलूं एडल्ट व्यक्ति में अगर ग्रोथ हार्मोन किसी कारणवश ज्यादा निकले तो क्या बीमारी हो सकती है सर। अगर बचपन में भी और एडल्टहुड में भी ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर। और अगर मैं कहूं सर ग्रोथ हार्मोन निकले ही ना तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस है। तो हम पढ़ते कुछ अप्लाइड पोर्शन, या मैं बोलूं कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। तो आप देखो क्या कि सर हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कि सर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जिजांटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, जिजांटिज्म, या मैं बोलूं जियांटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, जियांटिज्म। आप इमेज में देख पा रहे हो कि सर एक पर्सन है जिसकी हाइट नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है, जिसकी हाइट नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है। और बेटा ये हो रहा था कब, जब व्यक्ति में चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हुआ। अब देखो बोन के ऊपर इफेक्ट की बात हुई थी तो मैं समझाता हूं कुछ चीजें कि सर ऐसा कैसे हुआ। अगर मैं ड्रॉ करूं लॉन्ग बोन, क्या ड्रॉ करूं बेटा मैं, लॉन्ग बोन। तो ये देखो आप, ये रही ठीक है बेटा, ये रही लॉन्ग बोन। अब अगर लॉन्ग बोन के हम पार्ट्स की बात करें तो बेटा देखो इसे बोलते हैं हम इपी इपीफाइसिस या इपीफाइसिस या इपीफाइसियल एंड ये भी क्या कहलाएगा सर, इपीफाइसिस। और ये बीच में है ईपी का मतलब सिंगल, ईपी का मतलब सिंगल। तो आप देख रहे हो कि सर यहां पर इसका एक एंड है, इसका क्या है बेटा, एक एंड है। और इस बीच वाले के हिस्से को देखिए तो इसके कितने एंड है बेटा, दो एंड है। इसके कितने, दो एंड है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा डाईफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डाईफाइसिस। डाई यानी दो, तो इसके दो एंड है तो इसलिए हमने इसको डाईफाइसिस बोला। इन दोनों के एक एक एंड है तो हमने इसे क्या बोला सर, एपीफाइसिस। क्लियर हो बेटा। एक एंड कैसे, तो बेटा ये ग्रो इस एंड की तरफ से करेगी या फिर ये ऐसे करेगी। आगे बात समझ में। अभी इसकी बात करो तो बेटा ये ग्रो ऐसे करेगी। आई बात समझ में। अब क्या हो बेटा कि इन दोनों की जो जॉइंट की जगह है, दोनों जहां मिलते हैं बेटा इसे बोलते हैं हम मेटाफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, मेटाफाइसिस। तो सर इपीफाइसिस, डाईफाइसिस और मेटाफाइसिस। ठीक है, जब ये जॉइंट हो जाएंगे और ये एक यहाँ पर एक हेयर लाइन, एक लाइन बनी रहेगी, एक लाइन बनी हुई दिखेगी, उसे हम बोलते हैं मेटाफाइजियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा हम, मेटाफाइजियल लाइन। आ गई बात समझ में। तो बेटा किसी भी व्यक्ति की हाइट कब तक ग्रो हो सकती है, तो मैं बोलूं कि एपीफाइजियल प्लेट जब डाईफाइजियल प्लेट
और इपिफाइजियल प्लेट आपस में जुड़ जाएगी, उसके बाद ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। किसी व्यक्ति की ग्रोथ तब तक हो सकती है जब इपिफाइजियल और डाइफाइजियल प्लेट आपस में जुड़े ना। तो सर क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन यहां आएगा, एक्शन करेगा और इसकी हाइट को बढ़ाएगा, और जब इसकी हाइट बढ़ेगी यानी डायफाइसिस की हाइट बढ़ेगी तो व्यक्ति की हाइट बढ़ेगी। अगर सोचो कि बच्चा चाइल्डहुड में, जैसे आपकी एक उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, आपकी हाइट बढ़ना तब बंद होगी जब इपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में जुड़ जाएंगे। जिस दिन इपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में जुड़ गए आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। तो अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो, जब बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो तो सर बच्चे में इपिफाइसिस डायफाइसिस आपस में जुड़े नहीं है तो बच्चे की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाएगी। कितनी, तो 6.5 7.5 फीट तक बढ़ जाएगी। तो जब बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज होगा बेटा, तो वो जो बीमारी कोज करेगा उसे हम बोलेंगे बेटा जियांटिज्म। क्या बोलेंगे बेटा हम? जियांटिज्म। आ गई बात समझ में कि सर जब तक इपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक सर हाइट बढ़ती रहेगी, और बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलेगा तो वो क्या करेगा सर, वो डायफाइसिस को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर देगा, जिससे व्यक्ति की हाइट ज्यादा लंबी हो जाएगी, और इस बीमारी को हम कहेंगे सर जियांटिज्म। क्या कहेंगे बेटा? जियांटिज्म। क्लियर हुआ यहां तक? वही बात करूं बेटा कि अब सोचो कि एक व्यक्ति में ये आपस में जुड़ गए। क्या हुआ बेटा? एक व्यक्ति में ये आपस में जुड़ गए और यहाँ पर मेटाफाइजियल लाइन बन गई। अब सर ये जब आपस में जुड़ गए हैं मतलब व्यक्ति एडल्ट है, और अब उसके अंदर किसी भी कारणवश हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो जाए, उन कौन सी एसिडोफिलिक सेल का, तो वो क्या करे सर, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकाले, इंजरी हो जाए किसी भी कारण से। एक एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव निकलेगा तो सर ये बोन की ग्रोथ, इस बोन की ग्रोथ सर ऐसे होने से तो रही ना, ऐसे तो ये बढ़ेगी नहीं, तब ये बोन सर ऐसे बढ़ेगी, और जब बोन ऐसे बढ़ेगी तो बोन मोटी हो जाएगी। कि सर बोन लंबी तो होने से नहीं, क्योंकि इपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में जुड़ चुके हैं तो बोन की चौड़ाई मोटी होगी, और ऐसा होगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एक्रोमेगाली। क्या बोलते हैं बेटा हम? एक्रोमेगाली। आ गई बात समझ में? तो अब आप यहाँ सामने देख पा रहे हो बेटा कि देखो ये जो व्यक्ति तुमको दिख रहा है जो जिसकी हाइट लंबी है, तो सर इसको जियांटिज्म है। इसकी चाइल्डहुड में सर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव रिलीज हुआ है। क्या हुआ है बेटा? एक्सेसिव रिलीज हुआ है। इसकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकला था, इसलिए सर इसकी हाइट लगभग 7 फीट या 7.5 फीट बड़ी हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूं इस बंदे की, तो आप दूसरी इमेज में आप देख पा रहे हो सर, दूसरी इमेज में आपको देखो कि ये बंदा है सर इसमें इसकी हाइट लंबी नहीं होगी, लेकिन इसकी अगर आप इसके हाथ देख रहे हो तो ये जरूरत से ज्यादा मोटे हैं बेटा, इसके हाथ जरूरत से ज्यादा मोटे हैं बेटा। और सर क्या है इसमें फ्रंटल बूजिंग है, इसका हेड यहाँ आगे से बाहर आ जाएगा, इसकी जो आगे की ओर आ जाएगी, इसका जो इसका फेस है बेटा ये ओवल शेप नहीं रहेगा, इसका फेस ओवल शेप नहीं रहेगा। इसके फिंगर्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मोटे हैं, इसके पैर मोटे होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूं सर कि अगर एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो हाइट तो बढ़ने से रही, तो बोन की चौड़ाई बढ़ेगी। तो आप देखो उसके फिंगर्स मोटे हैं, उसके हाथ मोटे हैं, उसके पैर मोटे हो जाएंगे बेटा, उसकी चेस्ट बॉडी मोटी हो जाएगी। जो फेस, हम सबका फेस गोल या थोड़ा ओवल होता है, तो इस बंदे का फेस पूरा ओवल ना होके प्लेट लंबा हो जाएगा। नेजल ब्रिज, ये नाक की बोन यहां से चौड़ी हो जाएगी बेटा, फ्रंटल बूजिंग हो जाएगी, ये फ्रंटल बोन आगे की ओर बढ़ जाएगी, आंखें अंदर चली जाएगी। तो अगर मैं बोलूं सर, अगर मैं कहूं क्या बेटा कि सर
अगर मैं कहूं सर कि जियांटिज्म क्या होता है, क्या बोलो बेटा, मैं हेडिंग डालूं, जियांटिज्म बोल दूं या जियांटिज्म, जियांटिज्म या जियांटिज्म, तो बेटा जियांटिज्म या जियांटिज्म क्या है, तो सर ए कंडीशन in which hyper secretion of growth hormone during चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर मैं हाइट की बात करूं बेटा, तो इसकी हाइट सर 6 से 8 फीट हो सकती है, 6 से 8 फीट तक हो सकती है सर। और क्या हो सकता है सर, longer upper and lower लिम्ब बोलूं या एक्सट्रीमिटीज बोलूं, लिम्ब बोलूं या एक्सट्रीमिटीज। तो आप देख पा रहे हो इसके पैरों को देखो, इसके हाथों को देखो, ये क्या है बेटा, लंबे हैं, जरूरत से ज्यादा लंबे हैं। और इसकी हाइट 7 से 8 फीट, 6.5, 7.5, 8.5 फीट है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा जियांटिस। क्लियर हुआ बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बात करूं बेटा मैं किसकी, एक्रोमेगाली की। किसकी बात करूं बेटा मैं, एक्रोमेगाली की। तो आप देखो एक्रोमेगाली में क्या होता है सर, ये देखो, तो हेडिंग डाले अगर हम एक्रोमेगाली, क्या लिखे बेटा हम, एक्रोमेगाली। तो मैं बोलूं बेटा इसमें एक कंडीशन इन विच hyper secretion of growth hormone during adulthood, सर इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा? तो आप देखो इसके फिंगर कैसे हैं बेटा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इसके कि सर थिकनिंग of finger of hand and feet, कि सर हाथ और पैरों की उंगलियां क्या हो जाएगी सर, मोटी। दूसरा सर इन और बोलूं मैं फ्रंटल बूजिंग, कि सर क्या बोलूंगा मैं, फ्रंटल बूजिंग, कि सर फ्रंटल बोन का इनलार्जमेंट हो जाएगा आगे की ओर। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रंटल बूजिंग। और क्या हो सकता है सर, इनलार्जमेंट ऑफ नेजल बोन बोलूं या ब्रिज बोलूं, कि सर नेजल बोन और इस बोन का क्या हो जाएगा सर, इनलार्जमेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो इस फोटो में, यहां पर मैं एक बार बिठाता हूं, आप ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। और क्या होगा सर, और लास्ट में लिखा था मैंने सर, लॉस सर, लॉस ऑफ ओवल फेशियल फीचर, कि सर फेस के जो ओवल फीचर हैं वो क्या हो जाएंगे सर, लॉस हो जाएंगे। फेस हम लोगों का ओवल होता है, उसका लंबा सा फेस दिखेगा, ये देख लो आप। आ गई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक बात करूं बेटा, एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन और होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म। क्या बोलते बेटा, एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म।
अभी ये क्या होता है सर, एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म। तो सोचो कि हमने बोला सर बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो जिजांटिज्म हो गया, सर एडल्ट में ज्यादा निकल रहा है एक्रोमेगाली हो गया। कहीं बार ऐसा हो जाता है कि बचपन में भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा था, बड़े हुए तो भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा है। और जब ऐसा हुआ तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया बेटा एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म। एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म सर, एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म क्या होता है? तो आप द ग्रेट खली को सामने देख पा रहे हो बेटा कि इनके साथ ऐसा ही हुआ कि इनकी बचपन में भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा था, जिसकी वजह से सर इनकी हाइट ज्यादा हो गई और एडल्टहुड में भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला। इसकी वजह से आप इनकी फिंगर देख लो, इनकी जॉ देख लो, ये वाली बोन आगे की ओर है। अगर तुम इनका फ्रंटल देखोगे तो ये फ्रंटल बूजिंग है, ये फोरहेड है जो आगे की ओर है और आंखें अंदर की ओर धसी हुई है। अगर आप दूसरा फोटो देखोगे तो वहां पर आप देखोगे इनकी नोज भी चौड़ी है, इनका फेस ओवल शेप में नहीं है, बॉडी मस्कुलर है, हाथ पैर लंबे हैं। तो सर मतलब इन द ग्रेट खली के अंदर एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म देखने को मिलता है कि सर ऐसी कंडीशन जिनमें बर्थ जन्म के टाइम पे भी, या मैं बोलूँ चाइल्डहुड में भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला और एडल्टहुड में भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म। ऐसी कंडीशन में बेटा पेशेंट के जो पैर होते हैं वो हेवी वेट के कारण कमजोर होते हैं। जो बात हमको द ग्रेट खली को देखा है हम लोगों ने कि उनकी कमजोरी क्या है, उनके पैर वो एक बार गिर जाएंगे तो उनको उठने में काफी दिक्कत होगी। तो सर हमने ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन में 3 कंडीशन पढ़ी। एक पढ़ा सर हमने जिजांटिज्म, एक पढ़ा हमने एक्रोमेगाली और दूसरी कंडीशन पढ़ी हमने एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म। क्लियर हुआ बच्चा? अब बात करूं मैं थर्ड कंडीशन की। किसकी बात करूं बेटा मैं? थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन है बेटा ड्वार्फिज्म। क्या है बेटा? ड्वार्फिज्म। तो ये देखो कि क्या बोला सर मैंने, हाइपोसिक्रेशन ऑफ। कोई पूछे कि व्हाट इज ड्वार्फिज्म, क्या बोलूं बेटा मैं? लिखता हूं मैं ड्वार्फिज्म कि सर हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कि सर जन्म से ही किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, हिंदी में बोलते हैं बोनापन। क्या बोलते हैं बेटा? बोनापन। तो आप देख पा रहे हो इस इमेज में कि ये दोनों कपल हैं, इन दोनों को क्या है सर? ड्वार्फिज्म है। क्या है बेटा? ड्वार्फिज्म में सर इनकी बचपन से इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाइपो रहा है, जिसकी वजह से इनकी हाइट की ग्रोथ नहीं हो पाई है। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक? ठीक है सर। एक स्पेशल बात कि सर इनमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होने से इनकी किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। मतलब ये दोनों कपल है सर, ये मेंटली भी हेल्दी हैं और सेक्सुअली भी हेल्दी है, इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हेल्दी है। मतलब ये सर ये अपनी बर्थ भी कर सकते हैं, अपनी पीढ़ी को आगे भी बढ़ा सकते हैं और ये मेंटली भी हेल्दी हैं। आगे बात समझ में? सिर्फ इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो इनकी हाइट को लेके हुई है। क्या हुई है बेटा? हाइट को लेके कि सर इनकी हाइट छोटी रह गई है, इसके अलावा इनमें कोई एब्नॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलती। तो ये एक स्टार वाली लाइन थी, इंपॉर्टेंट लाइन थी, याद रखना कि ड्वार्फिज्म में मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल होती है। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो सर हमने ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में पढ़ लिया, जहाँ हमने ग्रोथ हार्मोन के अंदर उसके इफेक्ट ग्लूकोज के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर और बोन के ऊपर देखे। हमने हाइपर सिक्रेशन देखा, हमने जिजांटिज्म देखा, हमने एक्रोमेगाली देखी, हम लोगों ने सर ड्वार्फिज्म देखा, हमने एक्रोमेगालिक जिजांटिज्म भी देखा, हमने ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ा, हमने ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ा, हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा सर, हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा सर। तो सर आज की वीडियो में ग्रोथ हार्मोन के ऊपर इतना ही पढ़ेंगे हम। अगली जो वीडियो होगी बेटा वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच के ऊपर होगी, उसके बाद हम एफएसएच और एलएच के ऊपर बारे में पढ़ेंगे, फिर हमने एसीटीएच और टीएसएच के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।